हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आज हम करेंगे अपनी हिंदी का दूसरा भाग, हिंदी विकास का आधुनिक काल। तो चलिए देखते हैं पहला आज का स्लाइड्स। भारतेंदु युग। अगर हिंदी के आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में 3 युग आते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में भी। तो चलिए देखते हैं भारतेंदु युग। सबसे पहले पुनर्जागरण काल। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। जो भारतेंदु जी थे उन्हें आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक का युग है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको ये चीज़। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि खड़ी बोली का गद्य रूप में प्रयोग शुरू हुआ। तो जो भारतेंदु युग था, या फिर आप कहेंगे जो हिंदी का आधुनिक काल था, उस काल में जो खड़ी बोली थी उसको मानक हिंदी के रूप में प्रयोग करना शुरू हुआ था, और मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को एक पहचान मिली। ठीक है। भारतेंदु जी ने एक लेखक मंडल तैयार किया था जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। इस मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण था। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या था? नवजागरण। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्री श्रीनिवास दास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण आदि भी इसी में थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये ध्यान रखना है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था, या फिर पंडित नारायण मिश्र जी द्वारा ये लाइन कही गई है। कौन सी? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ध्यान रखेंगे, सीधा सरल क्वेश्चन बन सकता है कि ये लाइन किसने कही है। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष है। तो ये जो सरस्वती पत्रिका है, इसने आधुनिक हिंदी या फिर आपका ये जो खड़ी बोली है और आज की हमारी मानक हिंदी है, उसके योगदान में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, जिसका प्रकाशन हुआ 1900 में, और सबसे प्रथम संपादक चिंतामणि घोष। तो दोनों ही ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अब देखते हैं द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग शुरू 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो ये भी ध्यान रखना है कि द्विवेदी जी कब बने? 1900 से 1920 तक के समय को द्विवेदी युग कहा गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1850 से 1900 तक का काल क्या हुआ? भारतेंदु काल। और उसके बाद 1900 से 1920 का काल द्विवेदी युग। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, पीछे देखा, उसका प्रकाशन संभाला। ठीक है। द्विवेदी युग नाम हिंदी भाषा के डिक्टेटर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। तो आपको सीधा सरल क्वेश्चन बनेगा, हिंदी भाषा के डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसे अगर एक दूसरा बनता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। द्विवेदी युग के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, चंद्र शर्मा गुलेरी और राम नरेश त्रिपाठी आदि है। तो क्वेश्चन बनता है बहुत बार, निम्न में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है, कौन सा ये भारतेंदु युग का नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कवि, ये कौन सा लेखक किस युग का है। अब देखो छायावाद युग 1918 से 1936। तो वहाँ आपने देखा जो द्विवेदी युग है वो 1920 तक गया, लेकिन छायावाद युग 1918 में। तो कोई भी युग जो हो वो तुरंत समाप्त नहीं होता, और कोई भी युग तुरंत शुरू नहीं होता। तो जब जो द्विवेदी युग था वो धीरे धीरे अपने खत्म होने की कगार पर था, उसी दौरान छायावाद युग चलना शुरू हुआ। ठीक है। 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद युग कहते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी हैं। छायावाद युग के प्रमुख कवि, अब देखो इन चारों का नाम तो याद रहता है ये सबको, लेकिन प्रमुख कवि भी आते हैं कुछ। कौन कौन? राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत ही प्रसिद्ध झांसी की रानी लिखने वाली, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसी पुस्तकें लिखने वाले। ठीक है ना। ये क्या है? मुकुटधर पंडित को पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। तो छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन हुए? मुकुटधर पांडे। ठीक है। छायावाद की लघुत्रयी, लघुत्रयी मतलब एक 3 का ग्रुप हो गया, में महादेवी वर्मा,
भगवती चरण वर्मा तथा रामकुमार वर्मा। तो तीनों ही वर्मा याद है, कौन कौन से? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा तथा भगवती चरण वर्मा लघु त्रयी में आते हैं, यानी 3 का ग्रुप, ठीक है ना। ट्रिनिटी एक हिसाब से कह सकते हैं, इंग्लिश में शब्द यूज होता है। छायावाद के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। सीधा सीधा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये लाइन किसने कही है, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा कही गई लाइन है कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ऐसी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु वक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। अगर थोड़ी सी भी ध्यान रह गई तो आपको एग्जाम में ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है डॉक्टर नामवर सिंह कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, नामवर सिंह ने कहा था। आचार्य शुक्ल काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद एवं दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये लाइन तो आप ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने 2 बात कही, पहले रहस्यवाद और दूसरा प्रयोग काव्य शैली में हमें छायावाद को समझना चाहिए। अब आता है कि छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है ना। ये देखिए अब प्रगतिवाद, जो इसके छायावाद के बाद का कुछ काल है थोड़ा सा, 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रगतिवादी के आदि प्रवर्तक या प्रगतिवाद के जनक के हिसाब से कहेंगे कार्ल मार्क्स। पंत व निराला जी को भी प्रगतिवादी कवि माना जाता है। तो पंत और निराला को हमने छायावाद युग में भी देखा, लेकिन पंत और निराला को प्रगतिवादी कवि भी माना जाता है। तो ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। छायावाद का शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। फिर आते प्रयोगवाद में 1943 के बाद के कालखंड को प्रयोगवाद कहा जाता है, जो अभी तक भी चल रहा है, आज भी हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे जी हैं, ठीक है ना। अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित तारा सप्तक, जो कब हुई थी, 1943 से माना जाता है। 1943 में तारा सप्तक नामक पत्रिका आई, जिससे मतलब कहा जाता है कि प्रयोगवाद को एक शुरुआत मिली थी। तारा सप्तक में 7 कवि संग्रहित है। उन 7 कवियों की अभी कभी फिर बात करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तारा सप्तक 1943, फिर 1951, फिर 1959 और 1979। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे। अब देखिए हिंदी के विकास में अन्य प्रमुख योगदान कुछ संस्थान है, कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदी में योगदान दिया है हिंदी के विकास में। तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई थी, ठीक है। वाराणसी में 1893 में, इस वजह से इसे बहुत बार काशी नागरी प्रचारणी सभा भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह थे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी, ध्यान रखेंगे आप। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। तो हिंदी को मतलब कह सकते हैं हिंदी के बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के में अपना योगदान देने के लिए प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ 1910 में, और मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता करी। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ, जिसके सभापति महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी, क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी ने कब करी, तो कब करी 1918 में, या फिर वो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इंदौर में हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी राष्ट्रभाषा को हिंदी का समर्थन किया। तो ध्यान रख सकते हैं आप ये लाइन भी कि राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन गांधी जी ने कब किया, किस वर्ष किया, किस जगह पे किया, ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई, तो ध्यान रख सकते हैं ये भी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन का नया नाम था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1927 में मद्रास में हुई। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में हुई, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना
1936 में वर्धा में हुई, जो वर्धा महाराष्ट्र में है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना 1964 में हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 में, जिसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था। तो ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने अपने पुत्र को ही हिंदी के प्रचार के लिए दक्षिण भारत भेजा था। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये देखते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक राजभाषा घोषित किया गया। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैकाले के काल में स्वतंत्रता तक अंग्रेजी राजभाषा थी, ठीक है, और जबकि अकबर के समय फारसी राजभाषा थी। सॉरी, अकबर तो क्या कहे, पूरे मुगल काल की, मुगल दरबार की राजभाषा ही फारसी हुआ करती थी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई, ठीक है ना। जून में गठन का आदेश हुआ और 1955 में जो ही पहली मीटिंग हुई। संसदीय राजभाषा समिति जीबी पंत के नेतृत्व में 1957 में बनी। तो राजभाषा आयोग अलग है और संसदीय राजभाषा समिति अलग है, जो जीबी पंत के नेतृत्व में 1957 में बनी, ठीक है। अब देखो, ये राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में हुई और 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है ना। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, हिम तरंगिणी के लिए मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी। राजभाषा विधायी आयोग 1965 से 1975 तक गृह मंत्रालय के अधीन था, किंतु 1975 में कानून मंत्रालय के अधीन हो गया। तो ध्यान रख सकते कि राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन किस वर्ष आया, तो 1975 में आया, ऐसे ध्यान रखना आपने। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई, दिल्ली में है, ये तो ध्यान रखना ही है, पता होना चाहिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई, ये भी ध्यान रखेंगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई, इन दोनों का ही मुख्यालय भी दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान 1961 में स्थापित हुआ और ये कहाँ है, आगरा में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखो क्या है, कुछ अनुच्छेद है राजभाषा से जुड़े हुए। अनुच्छेद 346 के तहत राज्यों के बीच या संघ व राज्यों के बीच शासकीय परियोजना के लिए प्रयुक्त भाषा वही होगी जो संघ की होगी। तो ये लाइन ध्यान रखेंगे और आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 348 में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिनियमों व विधेयकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है कि कौन सी भाषा अधिनियम या विधेयकों में इस्तेमाल होगी। अनुच्छेद 351 में हिंदी विकास के निर्देश का उल्लेख है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी विकास का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 351 में। अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 210 के तहत राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तथा 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। तो अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, और आर्टिकल की बात करेंगे तो 343 से 351, और भाग की बात करेंगे तो भाग 17, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ और देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जैसे हमने पीछे देखा, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि शामिल है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसे आप नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के नाम से भी याद रखते हैं। 92वां संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये तीनों ही आपने ध्यान रखना है, 21वां, 71वां, 92वां, 67, 92 और 3, ठीक है।
97वें संशोधन में उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन कर ओडिया रखा गया। इसी वजह से उड़ीसा देश को भी अब ओडिशा कहा जाता है। अब यह है कुछ हिंदी के विश्व सम्मेलन जो कहाँ कहाँ पे कब कब हुए ये देखना है। तो ये देखो, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर हुआ, नागपुर में। फिर हुआ 1975 में ही कहाँ, पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में। फिर 1983 में हुआ भारत के नई दिल्ली में। फिर हुआ 1993 में पोर्ट लुइस में दोबारा से मॉरिशस। फिर 96 में हुआ पोर्ट स्पेन जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी है। फिर 1999 में हुआ लंदन में। 2003 में हुआ पारामारिबो सूरीनाम में। 2007 में हुआ न्यूयॉर्क में। 2012 में हुआ जोहान्सबर्ग में। 2015 में हुआ भोपाल भारत में। और 2018 में 11वां सम्मेलन हुआ मॉरिशस में, ठीक है ना, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अभी 12वां सम्मेलन होना था कहाँ पर, देवास में 2021 में, पर वो नहीं हो पाया। अब हो सकता है वो 2022 में होगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ईयर याद करने हैं, फिर जगह याद करनी है। तो आप दो दो के पेयर में याद कर सकते हैं, जैसे 75 76, 83 93, 99 96, 99 96 99, 3 7, 12 15, 7 12 12 18। इस तरीके से आप दो दो के पेयर में याद कर सकते हैं। भारत पोर्ट लुइस, नई दिल्ली पोर्ट लुइस, पोर्ट ऑफ स्पेन, 5 ही याद हो गए। फिर आपने याद करना है लंदन पारामारिबो न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग भोपाल, पोर्ट लुइस, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दो दो के इन ईयर्स को आपने दो दो में बांटना है और जगहों को आपने 5 के ग्रुप में बांटकर याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हिंदी से जुड़े हुए आते हैं। बहुत बार सीधे सीधे सरल क्वेश्चन बनते हैं कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, कौन सी है, पाली है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं सक्रांति काल, ठीक है ना। बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है काशी की, तो ध्यान रखेंगे काशी की बोली काशी की। हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहते हैं, परीक्षा गुरु को, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी हिंदुमती, जिसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए कुछ और बात कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की प्रथम कवयित्री मीराबाई। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। और तारा सप्तक में सम्मिलित महिला कवयित्री कौन थी, शकुंतला माथुर और वसुंधरा राजे। ये दो थी जो तारा सप्तक में 7 कवि थे, उनमें से 2 महिलाएं कौन कौन सी थी, शकुंतला माथुर और वसुमन राजे, ठीक है। चलिए चैप्टर इसी के साथ आपका हिंदी विकास का चैप्टर खत्म होता है। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो ये आपको अभी कल और परसों दोनों ही भागों में हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया गया है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए। धन्यवाद।